जैसे ही हम गूगल लिंक को ओपन करेंगे, गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करेंगे, हमें कुछ फर्स्ट पेज इस तरह से दिखाई देगा, जहां हमें फर्स्ट अपनी ईमेल आईडी डालनी है, सेकंड अपना नाम फिल करना है, ट्रेड यहां आपको अपनी ट्रेड फिल करनी है, ट्रेड डालनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आप अपनी ईमेल आईडी को सही डालते हैं, सही फिल करते हैं तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा आपकी ईमेल आईडी पर वो सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से ओपन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत पोल पर काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाना है। यदि हम इलेक्ट्रिक पोल पर काम कर रहे हैं तो क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स का हमें यूज़ करना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है हैमर। हैमर का काम होता है, हैमर को हम जिसे हथौड़ा भी कहते हैं, उसका काम होता है ठोकने या पीटने का काम, मतलब किसी जॉब पर चोट मारने का काम होता है, तो वो तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हुआ गलत। सेकंड ऑप्शन दिया है चीज़ल। चीज़ल जिसे हम छेनी कहते हैं, छेनी का काम होता है एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने का काम, वो भी एक टूल्स है, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन आता है सेफ्टी बेल्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा एक सही आंसर है, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रिक पोल पर काम करने के लिए जाते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक पोल पर काम करते वक्त खुद भी सेफ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन कि बिजली की आग का वर्ग है। बिजली में यदि आग लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में यदि कोई आग लगती है तो किस वर्ग में रखी जाती है। हमने आग को अलग अलग श्रेणी में बांटा है, तो उसमें बिजली की आग कौन से वर्ग में आती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लास ए। क्लास ए में कपड़े या किसी कागज़ में, लकड़ी में, इन सब में जो आग लगती है वो क्लास ए की श्रेणी में आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन दिया है क्लास बी। क्लास बी में वो आग आती है जो ऑयल्स में आग लगती है, तेल में, जितने भी ज्वलनशील तेल होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल, इन सब में जो आग लगती है उसे हम क्लास बी में रखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन आता है क्लास सी। क्लास सी में वो आग आती है जो गैसों में आग लगती है, जैसे एलपीजी गैस में लगी हुई आग, उसे हम क्लास सी में रखते हैं, तो सेकंड का सी ऑप्शन भी गलत हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लास डी। क्लास डी बिल्कुल सही आंसर है, जो बिजली में लगी हुई आग होती है उसे हम क्लास डी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रिल का आकार किसका माप है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेंथ ऑफ द ड्रिल बिट। ड्रिल बिट जो होती है उसकी लेंथ को मापकर हम ड्रिल का आकार माप सकते हैं, ये गलत है। डायमीटर ऑफ द ड्रिल बिट, जो ड्रिल बिट होती है उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हम ड्रिल का आकार मापते हैं, तो ये ऑप्शन थर्ड का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन की जब SWG संख्या बढ़ती है तो तार का व्यास। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जिसके द्वारा तार का व्यास को मापा जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 से 36 तक के नंबर लिखे होते हैं। यदि उसमें नंबर की संख्या बढ़ी है, जैसे 0 से 1 बढ़ा, फिर 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे 36 तक बढ़ते हैं, तो तार का व्यास कम होता जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जैसे SWG संख्या बढ़ती है तो तार का व्यास कम होता है, तो ए ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड दिया है डिक्रीज, बिल्कुल सही है, तो फोर्थ का बी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि SWG संख्या अगर बढ़ रही है तो तार का व्यास कम होगा। जैसे ऑप्शन दिया है सी, से भी देख लेते हैं लेंथ इंक्रीज। अब जब हमें पता चल गया है कि स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम तार के व्यास को मापते हैं, तो लेंथ का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है, तो लेंथ इंक्रीज, उसकी लंबाई बढ़े या घटे वो SWG से मतलब नहीं है, वो ओनली व्यास को मापेगा, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फेज परीक्षक में किस बल्ब का उपयोग किया जाता है। फेज परीक्षक होता है हमारा फेज टेस्टर, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई या अपने सर्किट में हम फेज़ को चेक करते हैं, तो उसमें एक बल्ब लगा होता है जिसके जैसे हम फेज़ को चेक करते हैं, यदि वहाँ फेज़ है, फेज़ आ रहा है, तो वो लैंप ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस लैंप का यूज़ करते हैं, नियोन लैंप का यूज़ किया जाता है। डी दिया है नियोन लैंप, तो फिफ्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिमलेट किसके लिए उपयोग किया जाता है।
जिमलेट भी हमारा एक टूल है जिसका यूज़ पूछ रहा है वो कहाँ किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है लोहे की प्लेट में छेद करने के लिए। जिमलेट वो छोटा सा एक उपकरण है जिससे हम मैनुअली यूज़ करते हैं, मतलब हाथ से चलाते हैं। तो लोहे की प्लेट में छेद करना है। अब वो प्लेट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो यदि बड़ी प्लेट है तो उसमें छेद करने के लिए हम अपने हाथ से तो नहीं चला सकते उस औजार को, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। लोहे की प्लेट में यदि छेद करना है, कोई बड़ी प्लेट है, तो उसमें हम ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन दिया है दीवार में छेद करना। दीवार में छेद करने के लिए भी हम जिमलेट का यूज़ नहीं करते, दीवार में छेद करने के लिए हम ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है कील निकालना। कील निकालनी है, किसी लकड़ी में है या कहीं दीवार में कील लगी है, तो एक औजार होता है, टूल होता है पिंसर। पिंसर के द्वारा हम कील को निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है होल इन द वुड, लकड़ी में छेद करना। तो लकड़ी में यदि छेद करते हैं हम जिमलेट के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत धारा की गति क्या है। करंट की स्पीड को वो पूछ रहा है। करंट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अपने ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो फर्स्ट ये हमें मिल गया। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। जो हमारे प्रकाश की चाल होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, वही करंट की भी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा द्वारा दी जाती है। तो हीट जो जनरेट होती है सर्किट में, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है H = I² × R × T। तो अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा। फर्स्ट दिया है H = I × R। ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। H = V × I, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है H = I² × R × T। तो 8 का सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्मोस्टेट का काम क्या है। थर्मोस्टेट हमारा एक कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। जैसे प्रेस हुई, हमने अपने घरों में या डेली लाइफ में देखा है, प्रेस यूज़ करते हैं। वहाँ क्या होता है कि जैसे ही प्रेस अपने एक निर्धारित या सेट टेम्परेचर पर पहुँचते तो सप्लाई को कट हो जाती है, मतलब उसमें सप्लाई उस टाइम के लिए कट हो जाएगी, फ्लो नहीं होगी। तो वो कैसे हो रहा है, तो वहाँ हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं। या आपने देखा होगा गीज़र में पानी एक अपने सेट टेम्परेचर तक गर्म होते ही उसके बाद गर्म नहीं होता है। एक जो टेम्परेचर सेट किया गया है वो उसी तक गर्म रहता है, उसके ऊपर टेम्परेचर पर वो नहीं पहुंचेगा। तो वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट दिया है इंक्रीज हीट, गर्मी को बढ़ाए, ऐसा तो नहीं है। थर्मोस्टेट तो सप्लाई को कट कर देता है, मतलब हीट को कम कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो ऑप्शन ए हुआ गलत। सेकेंड ऑप्शन दिया है एक निर्धारित तापमान तक पहुँचने पर बिजली की आपूर्ति को तोड़ दे, बिल्कुल सही। 9th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर वो होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी को रखता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्बन, बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है। सेकेंड ऑप्शन दिया है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, तो एक सेमीकंडक्टर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है माइका। माइका भी एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन दिया है कॉपर, जो कि एक कंडक्टर है, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है। सोल्डरिंग आयरन हमारा एक टूल्स है जिसके द्वारा जो हमारे वायर जॉइंट होते हैं उसे और मजबूत बनाना है, तो हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया जाता है। उसमें एक हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया जाता है, वो किस धातु से बना होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरेका। यूरेका एक वायर है जिसका यूज़ हम रजिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टंगस्टन। टंगस्टन से हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं, पर टंगस्टन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, जैसे फर्नेस, भट्टी में जो एलिमेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन से बना होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया है आयरन। लोहे से हीटिंग एलिमेंट नहीं बनाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकिल और क्रोमियम के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। नाइक्रोम का यूज़ हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए ही करते हैं, तो 11th का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्रेजिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयोग होता है। अब ये ब्रेजिंग क्या है। ब्रेजिंग एक हार्ड सोल्डरिंग है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड एक कोरोसिव फ्लक्स है, इसका यूज़ हम ब्रेजिंग में नहीं करते हैं। अब ये कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है? कोरोसिव फ्लक्स वो फ्लक्स है जिसमें तेज़ाब या क्षार की मात्रा पाई जाती है। यदि हम इसे किसी धातु के ऊपर लगाया है हमने और उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ऐसे ही अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो उसके ऊपर जंग लगने की संभावना होती है, वो कोरोसिव फ्लक्स होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों कोरोसिव फ्लक्स के एग्जाम्पल है, जिसका यूज़ हम ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में नहीं करते हैं। डी ऑप्शन दिया है बोरेक्स। बोरेक्स एक सही आंसर है। ब्रेजिंग में हम बोरेक्स फ्लक्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स भी है। यदि पूछा जाए कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स का एक उदाहरण दें, इन ये 4 ही ऑप्शन हो तो इसमें तीनों अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों कोरोसिव फ्लक्स हैं। बोरेक्स एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है जिसका यूज़ हम ब्रेजिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजली का संचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? अब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराना है, उसमें हम कौन से कंडक्टर का या कौन से वायर का यूज़ करेंगे ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपर वायर, तांबे के तार का यूज़ करते हैं। तांबा तो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो तांबे के तार का तो यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बाकी 3 और ऑप्शन भी दिए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर का भी यूज़ किया जाता है, हमने देखा है, वो भी एक कंडक्टर है जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं सी, बोथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर। यस, 13 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, क्योंकि उसने दोनों को दे दिया है कि कॉपर भी और एल्यूमिनियम दोनों वायर के द्वारा हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करा सकते हैं, तो 13 का सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्किट में डैश की गणना ओम के नियम द्वारा की जा सकती है। ओम का नियम क्या होता है? V = I × R। ओम का नियम क्या होता है कि यदि हमारी जो फिजिकल कंडीशंस है उन सबको हम कॉन्स्टेंट रख दें, मतलब फिजिकल कंडीशंस को अनचेंजेबल रखें, उनमें कोई चेंज ना हो, तो किसी भी चालक के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, V = I। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है हमारा रेजिस्टेंस, V = IR। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। फर्स्ट दिया है सर्किट एरर, मतलब सर्किट में अगर कोई एरर है वो तो हम ओम के नियम द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। बी दिया है कंडक्टिविटी ऑफ द सर्किट, सर्किट की कंडक्टिविटी को भी ओम के नियम द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा गलत आंसर होगा। डी दिया है सर्किट रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही आंसर है 14 का डी, कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसकी गणना हम ओम के नियम द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्किट में 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर में व्यवस्थित किया जाता है, सर्किट में बराबर प्रतिरोध क्या होता है? इसलिए बोला है कि कोई एक सर्किट है जिसमें 3 ओम के, मतलब एक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, तो 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में अरेंज किया है, पैरेलल एक सर्किट बनाया है, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पूछा है। पैरेलल सर्किट में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपने सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब R1 कितना दिया है? 3 ओम, R2 भी 3 ओम दिया है, R3 भी 3 ओम दिया है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम आएगा 3 और ऊपर जैसे हम सोल्व करेंगे 1 + 1 + 1 = आ जाएगा 3/3 = 1। तो ये आया है हमारी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या है? R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट भी हमारा 1 ही हो जाएगा, तो 15 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से। फॉर्मूला होता है R = ρ × L/A, पर यहाँ हमें निकालना है रो की इकाई, तो रो को एक साइड ले आएंगे, इससे फॉर्मूला बनता है ρ = RA/L। यहाँ से मात्रक क्या निकल रहा है? यूनिट ओम सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओम, ओम जो मात्रक होता है वो होता है रेजिस्टेंस का मात्रक, ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड दिया है ओम सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, 16 का सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टम्बलर स्विच का आधार किसका बना होता है? हमारे स्विच होते हैं अलग अलग टाइप के, स्विच एक कंट्रोल डिवाइस है। फर्स्ट दिया है ऑप्शन उसने PVC,
पीवीसी हम एक इंसुलेशन के रूप में यूज़ करते हैं, पर टम्बलर स्विच का आधार पीवीसी से हम नहीं बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ए ऑप्शन गलत होगा। 17 का बी दिया है फाइबर, फाइबर से भी हम टम्बलर स्विच का आधार को नहीं बनाते, तो 17 का बी ऑप्शन भी गलत होगा। जो टम्बलर स्विच का आधार बना होता है वो पोर्सिलिन से बनाया जाता है, पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी, ठीक है। तो 17 का सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्पियर, एम्पियर करंट की यूनिट है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो ए ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड ऑप्शन दिया है वोल्ट, वोल्ट हमारे वोल्टेज की यूनिट होती है, तो बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन दिया है ओम मीटर, ओम मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये भी गलत हुआ। ऑप्शन दिया है वेबर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नमी वाले क्षेत्रों में कौन सी वायरिंग की जाती है? जो मॉइस्चर एरियाज होते हैं उनमें किस वायरिंग का हम यूज़ करते हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैटन वायरिंग, अगर मॉइस्चर एरिया है वहाँ बैटन वायरिंग का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे मॉइस्चर पास हो जाती है। क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग का यूज़ भी नहीं करते हैं, क्लीट वायरिंग भी एक सेफ वायरिंग नहीं है हमारे मॉइस्चर एरिया के लिए। फ्लेक्सिबल वायरिंग, फ्लेक्सिबल वायरिंग का भी यूज़ हम मॉइस्चर एरिया में नहीं करते, क्योंकि वो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। डी ऑप्शन दिया है लेड शीथ वायरिंग, तो लेड शीथ वायरिंग एक मॉइस्चर एरिया में करने के लिए एक अच्छी वायरिंग है, सेफ वायरिंग है, तो 19 का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो कौन से पार्टिकल में होती है? आयन में करंट फ्लो होती है, क्योंकि हमें पता है करंट जो फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन होती है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, और करंट जो फ्लो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आयन की ओर फ्लो होती है, तो आयन में हमारी करंट फ्लो होती है। 20 का बी ऑप्शन सही होगा।